हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 113। इससे पहले ऑलरेडी हमने 112 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। बताना है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा है। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, लेह। याद रखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। लेह में मात्र 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स वर्षा होता है। ठीक है, वहीं बात करें बीकानेर में तो बीकानेर में 24 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और लेह में तो बहुत ही कम होता है, 9.20 के आसपास वर्षा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, लेह में होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है कौन सा है, यह बताना है। नारटन, चैलेंजर, मैनस्टन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा बी, चैलेंजर। याद रखिएगा, चैलेंजर गर्त पृथ्वी के समुद्र तलीय जलमंडल में अभी तक ज्ञात ये सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग आप देखेंगे तो 10,916 मीटर के आसपास है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना द्वीप समूह के निकट। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही विकल्प है बी ऑप्शन। गहराई जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त मरियाना गर्त है, जिसे मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, और इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। बताना है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। विकल्प है स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, फेमस है। सही विकल्प होगा इसका ए, स्वर्ण उत्पादन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है जो इसके 2/3 भाग पर फैला है। यह पठार पुरानी चट्टानों से बना हुआ है और यह पठार अनेक खनिजों से संपन्न है, जिसमें लौह अयस्क और सोना महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। बताना है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी विकल्प, उत्तर प्रदेश। थारू उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की जनजाति है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, आपको याद रखना है। वैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों स्थानों पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सही विकल्प बी विकल्प होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हाजिरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। हाजिरा उर्वरक कारखाना बताना है कि ये किस पर आधारित है। विकल्प है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हाजिरा उर्वरक कारखाना ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हाजिरा कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना उर्वरक अमोनिया तथा जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए की गई थी। ठीक है ना, तो इसका पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, प्राकृतिक गैस। ठीक है,
ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये वाला पॉइंट कि यह संयंत्र बॉम्बे हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है, जिसे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? बताना है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? विकल्प है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? ये तेलंगाना राज्य में है और यह नदी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इससे देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को लाभ पहुंचता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका सी विकल्प, कृष्णा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है या फिर किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। इससे दो राज्य लाभान्वित होते हैं मुख्य रूप से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है पटना, दिल्ली, हैदराबाद, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, अर्थात यहाँ पे विकल्प नंबर सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? विकल्प है सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा सी विकल्प, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुनहर जोड़ती हैं, बताना है, सुनहर जोड़ती हैं किसको जोड़ती हैं? विकल्प है तुरान और ओंटारियो को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को, सुपीरियर और मिशिगन को, या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है, अर्थात सुनहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पे मैप से समझ सकते हैं, ये है आपका ह्यूरॉन झील और ये है आपका सुपीरियर झील, और इसी के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा झील है, ये नहर, कौन सी नहर है? सुनहर है। ठीक है, यहाँ पे बीच में, तो ये दोनों को बीच में कौन जोड़ता है? लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन को कौन जोड़ता है? ये सुनहर जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, मैप पर भी आसानी से समझ सकते हैं। और ये ग्रेट लेक्स जो 5 झीलों का समूह है, जिसमें ईरी है, ओंटारियो है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है और सुपीरियर है, तो इन 5 झीलों को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स झील कहा जाता है। इसमें से ये ध्यान रखिएगा कि जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, जबकि बाकी जो 4 हैं वो कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? बताना है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? विकल्प है अमेरिका, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करते हुए चलिएगा, अगर नहीं पता है तो फिर समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ। याद रखिएगा, बोकारो इस्पात कारखाने के लिए पूर्व सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा सी विकल्प। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, भारत के प्रमुख जो लौह संयंत्र हैं, जैसे कि बोकारो लौह संयंत्र, भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है या सेलम है, तो इन सब जो लौह संयंत्र हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, पहले ये याद रखना होगा, और किस देश के सहयोग से बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बोकारो लौह संयंत्र ये झारखंड में है और ये रूस की सहायता से बनाया गया था। भिलाई लौह संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में और रूस के सहायता से बनाया गया था।
दुर्गापुर लौह संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, जबकि राउरकेला वाला जो लौह संयंत्र है ये उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहायता से बनाया गया था। ठीक, तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है? बताना है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है। विकल्प है 33,670 वर्ग किलोमीटर, 56,980 वर्ग किलोमीटर, या फिर 12,670 वर्ग किलोमीटर, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 56,980 वर्ग किलोमीटर, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी गंगा के मैदान बिहार के उत्तर में तराई तक फैला है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर है। उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत पूर्णिया, सारण, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर तथा सहरसा के क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? विकल्प है जलोढ़ पंख क्षेत्र, बाढ़ की विशेष स्थलाकृति, लेटेराइट मिट्टी का पठार, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए विकल्प जलोढ़ पंख क्षेत्र। पट्स जलोढ़ पंख क्षेत्र की स्थलाकृति को कहते हैं। आइए समझते हैं पट्स क्या है। देखिए, पट्स एक प्रकार की नदी द्वारा लाई गई तलछट से बने पंख के आकार के क्षेत्र होते हैं, जो नदियों के पहाड़ी या पथरीले रास्ते से बाहर निकलने पर बनते हैं, जहां नदी की गति कम हो जाती है और वह अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देती है। देखिए, जलोढ़ पंख क्षेत्र कहता है कि यह एक पंख के आकार का भूरूप होता है, जो तब बनता है जब एक पहाड़ी नदी या धारा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। नदी का पानी जब धीमा होता है तो उसके साथ बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू और कंकड़ पत्थर एक जगह जमा हो जाता है, जिसे पंख जैसी आकृति बनती है। और इसी जलोढ़ पंख को क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पट्स कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पहाड़ी नदियाँ मैदानी इलाकों में पहुँचकर अपने अवसाद जमा करती हैं और एक विस्तृत पंख के आकार का क्षेत्र बनाती हैं। इसलिए पट्स जलोढ़ पंख क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ये स्थानीय नाम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, ध्यान रखना है। पट्स क्या है? एक ये जलोढ़ पंख क्षेत्र है। जलोढ़ पंख क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पंख जैसा ये आकृति बना लेता है। ठीक है ना, इसीलिए। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? विकल्प है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, दिए गए विकल्प में से सही आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार के खड़गपुर पहाड़ियाँ ये भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, सी विकल्प सही है। आइए समझते हैं यहाँ पर। बिहार के इन हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि यह प्राचीन छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है और बहुत पुरानी आर्कियन और धारवेरियन चट्टानों से बना हुआ है, जिनकी आयु अरबों साल पुरानी है। वहीं बात करें रोहतास पठार के बारे में, यह भी एक पठारी क्षेत्र है, लेकिन खड़गपुर पहाड़ियों की तुलना में ये कम पुराना है। वहीं बात करें उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों के बारे में, तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से तृतीयक चट्टानों से बना है, जो अपेक्षाकृत नई है और लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पुरानी ये पूर्व निर्मित हुई थी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विकल्प में से सही जो आंसर है वो क्या है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे पुरानी है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, श्रीहरिकोटा। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, या फिर पुलिकट झील के समीप, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका पुलिकट झील के समीप। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह
में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? विकल्प है सैंडल पीक, माउंट दिव्याबोलो, माउंट कोयल या फिर एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा है ना, सैंडल पीक इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी, जो अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो कौन सी है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है, ठीक है। और ये देखेंगे तो दिगलीपुर के निकट में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ? ये अंडमान, उत्तरी जो अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान द्वीप, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सैंडल जो पीक है ना ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये सब पूछ लिया जाता है। तो जरूर याद रखिएगा ये पॉइंट कि ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है ना। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट में स्थित है सैंडल पीक, तो ये जरूर याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी आसान सवाल है, कई बार बता चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, महानदी, नर्मदा, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती हैं, ठीक है। और ये प्रवाहित होते हुए, अब देखेंगे दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, बताना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? महानदी बेसिन, यहाँ पे 2 बार विकल्प हो गया है महानदी बेसिन, ठीक है ना, एक होना चाहिए था। एक है आपका गंगा बेसिन, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बी विकल्प यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, गोदावरी। चलिए गोदावरी बेसिन। अब बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, गोदावरी भी, ठीक है ना, गोदावरी बेसिन। याद रखिएगा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी है और गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है ना। और ये भी याद रख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अफवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? विकल्प है नर्मदा, साबरमती, तापी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में सब देखेंगे, नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरती है, साबरमती भी गिरती हैं और तापी भी नदी भी अरब सागर में ही गिरती है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? ई विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि साबरमती नदी राजस्थान के अरावली के पहाड़ी से निकलकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नज़दीक मैकॉल श्रेणी से निकल करके लगभग 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। वहीं बात करें तापी नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई के निकट से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबाती खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो तापी नदी, ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा नर्मदा नदी, है ना। तो ये दोनों नदियों के नाम भी जरूर याद रखिएगा और एक ये साबरमती नदी, ये तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बताएंगे कि खंबाती खाड़ी कहाँ पे है। मैं आपके साथ समझाने का प्रयास करेंगे, खंबाती खाड़ी, रन का कच्छ और कच्छ की खाड़ी, ये तीनों कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तीनों नाम कौन कौन सा? साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ये एक है आपका तापी नदी, क्योंकि ये तीनों कहाँ गिरती हैं? खंबाती खाड़ी। तो लोकेशन पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे है ये खंबाती खाड़ी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, स्टॉक फार्मिंग है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था 18 के बाद 19, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग है, क्या है ये? 2-3 फसलों का एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टॉक फार्मिंग कुछ नहीं है, ये सिंपल से याद रखना है कि यह पशुओं का प्रजनन है, ठीक है, पशुओं का प्रजनन से संबंधित है स्टॉक फार्मिंग, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा,
ठीक है, कौन सा मार्किंग कर दें, चलिए ठीक है, ये वाला सही है। तो बी विकल्प सही है, याद रखिएगा। स्टॉक फार्मिंग क्या है, ये पशुओं का प्रजनन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक फार्मिंग या पशुधन खेती मुख्य रूप से पशुओं के पालन पोषण से संबंधित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे मवेशी, भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े और मुर्गे शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य इन जानवरों को उनके मांस, दूध, ऊन, खाल या अन्य उत्पादों के लिए पालना होता है। ठीक, चलिए तो समझ में आ गया कि ये स्टॉक फार्मिंग क्या है। चलिए सवाल आ गया है, देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? खंबाती खाड़ी, कच्छ का रन, कच्छ की खाड़ी, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग आज तक सोचते होंगे कि ये तीनों एक ही चीज़ तो नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैप पर सहित देखेंगे कि ये तीनों अलग अलग स्थान को कहते हैं और तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? खंबाती खाड़ी में स्थित है, कच्छ का रन में, या कच्छ की खाड़ी में, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी विकल्प, कच्छ की खाड़ी। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है ना, और कच्छ की खाड़ी ये कच्छ जिला में है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अब कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? इसका नाम बदल दिया गया है, नाम अब इसका हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक, तो आइए मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं ये तीनों है कहाँ। देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबाती खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन, इसका हमने आंसर क्या दिया था? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी ये हो गया आपका खंबाती खाड़ी, ये वाला एरिया देख रहे हैं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला इसके इधर से नीचे, यहाँ से लेके ये जो नीचे वाला एरिया देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र और ये गुजरात का बॉर्डर कह सकते हैं कि ये बीच वाला क्षेत्र है। तो यहीं पर वो तीनों नदियाँ जो गिरती हैं ना, यहीं पर ला के गिरती हैं। ठीक है, खंबाती खाड़ी में। इस बात आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ कच्छ ये है कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो कच्छ की खाड़ी है, तो आप देखेंगे कि यहीं पर स्थित है। ये देखिएगा, यहाँ से देखिए ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट या फिर कांडला पोर्ट, इस जगह पे। तो देखिए लगभग किसके किनारे है, किसके पास में है? तो ये गल्फ ऑफ कच्छ के किनारे है। ठीक है, और इसी का ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ। कह सकते हैं कि ये गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऐसा करके जो देखेंगे ये वाला पूरा एरिया, तो ये रन ऑफ कच्छ कहलाता है, कच्छ का रन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी रन ऑफ कच्छ में आप देखेंगे कि जो लूनी नदी है ना, जो राजस्थान की एकमात्र कह सकते हैं महत्वपूर्ण नदी है, जो आकर के यहीं पर क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं कच्छ का रन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आसानी से कि ये रन का कच्छ कहाँ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है और खंबाती खाड़ी कहाँ है। क्लियर हुआ अब? ठीक है, तो इसी खंबात और खाड़ी में देखेंगे तो वो जो तीनों नदियाँ थी, साबरमती, माही, नर्मदा और साथ ही साथ तापी, ये सभी नदियाँ देखेंगे कि खंबाती खाड़ी में ही ला करके गिरती हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि तीनों कहाँ हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण रूप से 20 प्रश्न। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा PDF फाइल पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।